India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया के धर्म सभा के चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की अंतरिम समिति को धर्म सभा के चुनाव कराने या प्रशासन से निपटने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से रोक दिया। अंतरिम उपाय के रूप में सीएसआई ये निर्देश सीएसआई में नए सिरे से चुनाव कराने और सीएसआई संविधान में संशोधनों को अमान्य घोषित करने की मांग को लेकर दायर मुकदमे में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम समिति की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिया गया। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ ने एचसी के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और साथ ही जस्टिस त्रिवेदी ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोर्ट समिति को कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने तक ही सीमित कर रहा है। हम प्रशासक की नियुक्ति रद्द नहीं कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वे कोई फैसला नहीं लेंगे। 12 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम और जस्टिस आर शक्तिवेल के खंडपीठ के विवादित आदेश में चर्च ऑफ साउथ इंडिया का प्रशासन संभालने और चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट के 2 रिटायर्ड जजों की समिति नियुक्त की गई है। इस प्रकार अदालत ने रिटायर्ड जज जस्टिस आर बालासुब्रमण्यम और जस्टिस वी भारतीदासन को प्रशासन के साथ साथ ट्रस्ट एसोसिएशन का तत्काल प्रभार लेने और चुनाव होने तक इसका प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया। उत्तरदाताओं ने बताया कि एकल न्यायाधीश ने अनियमितताओं और प्रशासन के अन्य उदाहरणों पर विचार नहीं किया और हाईकोर्ट इस दलील से सहमत हुआ और माना कि एकल न्यायाधीश ने ये कहते हुए चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार करके गलती की है कि परिणाम प्रभावित होंगे। अदालत ने कहा है कि चुनाव कानूनों में प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग केरल राज्य समिति या MLKSC के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या IUML के साथ विलय की मान्यता रद्द करने के लिए कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से जस्टिस सचिन दत्ता ने MG दाऊद मियां खान द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग ने IUML से जवाब मांगा, जो IUML के सक्रिय सदस्य रहे हैं और इसके राज्य सचिव के रूप में कार्यरत है। याचिका में चुनाव आयोग द्वारा 20 अप्रैल को मियां खान के प्रतिनिधित्व को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिनिधित्व के गुणों और MLKSC के साथ IUML के विलय में शामिल मुद्दों पर कोई टिप्पणी किए बिना विवादित आदेश पारित किया गया था। इसके अलावा याचिका उस विलय को भी चुनौती देती है जिसे चुनाव आयोग द्वारा 3 मार्च 2012 को पारित आदेश द्वारा अनुमोदित या अनुसमर्थित किया गया। मियां खान का मामला ये है कि चुनाव आयोग द्वारा उनके प्रतिनिधित्व में कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई है और कथित अवैध विलय के संबंध में मुद्दों की जांच या विश्लेषण नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते निजी इकाई की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। इसके बजाय इस महत्वपूर्ण मुद्दे का और अधिक विश्लेषण करने का प्रयास कर सकता है। जब यह अब इस माननीय अदालत के समक्ष विचाराधीन नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग के पास बहुत कुछ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को संयुक्त राज्य अमेरिका
की विदेश यात्रा की अनुमति दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को उनके वापस लौटने के बाद 15 जून तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील से पति पत्नी की देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन पर लगाई जाने वाली शर्तों पर सुझाव देने को कहा है। अदालत अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर LOC को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले साल जून में समन्वय पीठ ने ग्रोवर और उनकी पत्नी द्वारा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शताब्दी अवसर परीक्षा जो पूर्व छात्रों को उन पेपरों को दोहराने का दूसरा मौका देती है जिन्हें वे अभी तक पास नहीं कर पाए हैं और डिग्री हासिल करना अधिकार का मामला नहीं है। जस्टिस C हरिशंकर ने कहा है कि दुर्भाग्य से शताब्दी अवसर देने का निर्णय और जिन शर्तों पर ऐसा मौका दिया जाना है वह विशुद्ध शैक्षणिक नीति के दायरे से संबंधित मामले हैं। न्यायालय ने कहा है कि न तो कोई भी उम्मीदवार जो पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के भीतर सभी पेपर पास करने में विफल रहा है उसे पेपर पास करने के लिए एक और मौका मांगने का अधिकार है और न ही DO को ऐसा कोई मौका देने का कोई दायित्व है। जस्टिस शंकर ने विश्वविद्यालय द्वारा 1 अप्रैल को शताब्दी अवसर विशेष परीक्षा चरणबद्ध 2 के लिए जारी अधिसूचना को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की है जिसमें पूर्व छात्रों को फिर से उपस्थित होने और परीक्षा देने की अनुमति दी गई है, लेकिन अधिकतम 4 पेपर की सीमा के साथ। अदालत ने कैंपस लॉ सेंटर की पूर्व छात्रा छवि की याचिका को खारिज कर दिया है। उसने यहां 2019 से 2022 के दौरान LLB की पढ़ाई की थी। उसने 30 में से केवल 16 पेपर ही पास किए थे। DU द्वारा पहली शताब्दी अवसर परीक्षा के लिए अधिसूचना 1 मई 2022 को जारी की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रारंभिक अधिसूचना में पूर्व छात्र द्वारा हल किए जा सकने वाले पेपर की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दूसरे शताब्दी अवसर के लिए विवादित अधिसूचना में छात्रों को अधिकतम 4 पेपर ही फिर से हल करने की अनुमति दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा है कि दोनों शताब्दी अवसर DU द्वारा स्व प्रेरणा से प्रदान किए गए लाभकारी प्रावधान थे क्योंकि वे उसके शताब्दी समारोह का हिस्सा थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उस रिपोर्ट पर जवाब मांगा है जिसमें दावा किया गया है कि 2000 के बाद से भारत ने अपने वृक्ष क्षेत्र का 2.33 मिलियन हेक्टेयर खो दिया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर A सेंथिल-वेल ने समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को उठाया जिसका शीर्षक था कि 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो गया है और ट्रिब्यूनल ने इस बात पर ध्यान दिया कि रिपोर्ट में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के डेटा का हवाला दिया गया जो उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों को उपयोग करके वास्तविक समय में वन परिवर्तनों को ट्रैक करता है। आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2023 तक देश में 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो गए हैं जो कि इसी अवधि में कुल वृक्ष आवरण हानि का 18% है। समाचार रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2001 से 2022 के बीच भारत में जंगलों ने सालाना 51 मिलियन टन CO2 के बराबर उत्सर्जन किया, लेकिन 141 मिलियन टन हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप
प्रति वर्ष 89 मिलियन टन का शुद्ध कार्बन सिंक हुआ। इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 1.12 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 समकक्ष उत्सर्जित हुआ, जिसमें बताया गया कि जंगल कार्बन सिंक और स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। खड़े होने या फिर दोबारा उगने पर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और साफ होने या नष्ट होने पर इसे उत्सर्जित करते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। वृक्ष आवरण हानि में मानव जनित और प्राकृतिक घटनाएं जैसे कटाई, आग और तूफान दोनों शामिल है। 2013 से 2023 तक भारत में वृक्ष आवरण की हानि का 95% प्राकृतिक वनों में हुआ। इसीलिए इसने मंत्रालय, SOI और CPCB को नोटिस जारी किया और मामले को 28 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान अपराधियों की पहचान करने में आने वाली कठिनाइयों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। अदालत ने चित्तौड़गढ़ में 19 मार्च को एक हिंदू जुलूस में भाग लेने वालों पर कथित तौर पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने के आरोपी 18 लोगों को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि हालांकि दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी और धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, लेकिन ये निर्धारित करना कठिन है कि झगड़े के भड़कने के लिए कौन जिम्मेदार था या किसने चोटें पहुंचाई है। जस्टिस फरजंद अली ने कहा है कि भीड़ के हमलों में दोषियों को निर्दोषों से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 20 मई के आदेश में कहा गया कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है। जब लोगों के एक बड़े समूह पर अपराध करने का आरोप लग जाता है तो निर्दोष और वास्तविक दोषियों के बीच अंतर करना बहुत कठिन काम हो जाता है। आमतौर पर जब किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में कोई शोर मचाता है तो कई लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ जिज्ञासा से और कुछ डर से और कुछ लोग संभवतः ये देखने के लिए आते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। ऐसी अराजक स्थिति में कभी कभी वास्तविक अपराधी बच जाते हैं और बच निकलने में सफल हो जाते हैं, जबकि केवल दर्शकों पर मामला दर्ज किया जा सकता है। 19 मार्च को चित्तौड़गढ़ में एक हिंदू धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद कथित तौर पर सांप्रदायिक झड़प हुई थी। कई लोग घायल हो गए और उस दिन बाद में घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी और साथ ही ये भी कहा कि ये बहस का विषय है कि क्या आरोपों पर SC/ST अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये ट्रायल कोर्ट के विचारणीय विषय हैं। अदालत ने ये देखते हुए कि वे लंबे समय से जेल में थे और ये देखते हुए कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा जल्द समाप्त नहीं होगा, आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने की कार्रवाई की। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले आरोपी की मां ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रार्थना केवल एक प्रिंटिंग संबंधित त्रुटि थी और न्यायमूर्ति NR बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की अवकाश पीठ ने संबंध में ये मामला दर्ज किया और याचिका में सुधार करने का निर्देश दिया। यह घटनाक्रम आरोपी अनुज थापन की हिरासत में मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने की मांग करने वाली उनकी मां रीता देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ। वकील श्रीराम परकट के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि थापन की हत्या मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने की थी। खान उस याचिका में उत्तरदाताओं में से एक है जिसमें जांच को CBI को स्थानांतरित करने और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने कहा है कि याचिका में अभिनेता के खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी। अदालत के एक प्रश्न पर परक्कट ने कहा कि ऐसी आशंका है कि खान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जांच में शामिल हो सकते हैं क्योंकि वह इस मामले में शिकायतकर्ता थे। हालांकि पोंडा ने जवाब दिया कि इस संबंध में कोई दलील नहीं थी कि और गोलीबारी से संबंधित खान की शिकायत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी। ये भी प्रस्तुत किया कि प्रार्थना में नौकरी से निलंबन की भी मांग की गई थी जो कि खान के खिलाफ नहीं दी जा सकती थी। परक्कट द्वारा
ये स्वीकार करने के बाद ये मुद्रण संबंधी त्रुटि थी। पोंडा ने अदालत से इस बयान को दर्ज करने का अनुरोध किया। अवकाश पीठ ने इस बयान को दर्ज किया और मामले को जून के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 16 मई को उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने मुंबई पुलिस को थापन की मौत के मामले में शुरू की गई जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है और रिपोर्ट में एक ऑटोप्सी रिपोर्ट भी शामिल थी, जिस पर बेंच नाखुश थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज कोलकाता की एक एसोसिएट्स प्रोफेसर द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत का पुनः मूल्यांकन करने के लिए एक समिति को निर्देश दिया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत गठित 24 परगना उत्तर जिले की स्थानीय समिति ने सीमा के आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने समिति को पीओएसएच अधिनियम के अनुरूप योग्यता के आधार पर कार्रवाई समाप्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने देखा कि परिसीमा का प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है और इसीलिए परिसीमन के मुद्दे का निर्णय स्थानीय समिति द्वारा साक्ष्य के बिना प्रारंभिक चरण में नहीं किया जा सकता। परिसीमन के मुद्दे पर निर्णय लेते समय स्थानीय समिति को शिकायत में लगाए गए आरोपों को अंकित मूल्य पर स्वीकार करना चाहिए। प्रारंभिक चरण में शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच करने का कोई अवसर नहीं है। शिकायत में याचिकाकर्ता संकाय सदस्य ने तर्क दिया कि कुलपति ने उनके काम में हस्तक्षेप किया है, जिससे कि उनके लिए अप्रिय कामकाजी माहौल पैदा हुआ है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे भी अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिससे उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा हुआ। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2023 में अपनी शिकायत के साथ ही स्थानीय समिति से संपर्क किया और 2024 में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन भी दिया है। देरी को माफ करने के इस आवेदन को आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि कथित उत्पीड़न 2019 से 2019 और 2023 के बीच जो हुआ था, इस साल 5 मार्च को समिति ने कहा कि शिकायत पर समय सीमा लागू नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। बेनामी अधिनियम से संबंधित एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कार्रवाई नहीं कर सकता जिसके नाम पर संपत्तियां हैं। आइए इसी संदर्भ में जानते हैं कि बेनामी संपत्ति मामले में क्या है कानूनी प्रावधान। C. Subbiah Kadambur Jayaraj and others versus the सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी न्याय दिया कि दीवानी संपत्ति की दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या मामला दर्ज नहीं कर सकता जिसके नाम पर दीवानी संपत्ति है। अब आप सोच रहे हैं कि ये बेनामी संपत्ति क्या है। बेनामी संपत्ति वो संपत्ति है जिस संपत्ति में एक व्यक्ति के नाम पर वो संपत्ति है, लेकिन उसकी पूंजीकृत या उसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। असल में इस संपत्ति की लाभ उसी व्यक्ति उठाया जा सकता है जिसने भुगतान किया है। दी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के द्वारा किसी भी इंसान जो बेनामी संपत्ति को लेकर वसूली करता है, इसको रोक दिया जाता है। सेक्शन 4 या अधिनियम 4 के द्वारा जो व्यक्ति बेनामी संपत्ति की मुनाफा या दावा करता है, उसको दीवानी केस करने से कोर्ट रोकता है और वास्तविक में इसका लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो असल में बेनामी संपत्ति का अधिकारक है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.